देख रहे हैं अवाम की आवाज़। आज अपने प्रोग्राम में हम पिछले 10 साल में पेश आने वाले फ़ज़ाई हादसात के मुतालिक बात करेंगे। एयर ब्लू की परवाज़ 202 अंदरूने मुल्क मुसाफिर बरदार जहाज़ था जो 28 जुलाई 2010 को पाकिस्तानी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के नवाह में हादसे का शिकार हो गया। जहाज़ पर सवार 146 मुसाफिर और अमले के 6 अफराद लुक़मा अजल बन गए। ये हादसा पाकिस्तान की फ़ज़ाई तारीख का बदतरीन वाक़या है। परवाज़ 202 जना एयरपोर्ट कराची से शहीद बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट इस्लामाबाद जा रही थी कि इस्लामाबाद के शुमाल में वाक़े मारगला पहाड़ों में गिरकर तबाह हो गई। 9:35 या 40 के करीब मैंने उसको फ़ोन किया कि तुम लैंड कर गए हो खैरियत से। सिर्फ 2 बेल्स गई हैं, उसके बाद राब्ता मुनक़ता हो गया। शायद ये वही टाइम था जब जहाज़ टकरा गया। हमारी हर ज़रूरत पूरी करते थे वो, हमें हर जगह लेके जाते थे। कहते थे वहाँ पर लेके जाते थे। हमारे पापा नए काम के लिए गए थे। मेरे छोटे बेटे की सालगिरह पर आ रहे थे, वो कह रहे थे मैं सुबह की फ़्लाइट से आ रहा हूँ, मैं रोक देती उनको। भोजा एयर 213 अंदरूने मुल्क की परवाज़ थी जो भोजा एयर की मलकियत थी। 20 अप्रैल 2012 को ये परवाज़ पाकिस्तान के शहर कराची के जिना एयरपोर्ट से इस्लामाबाद के शहीद बेनज़ीर भुट्टो हवाई अड्डे की तरफ रवा दवा थी, लेकिन ख़राब मौसम के बायस इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर उतरने से पहले ही हादसे का शिकार हो गई और अमले के 6 अरकान समेत तमाम के तमाम 121 मुसाफिर लुक़मा अजल बन गए। 7 दिसंबर 2016 को PIA की फ़्लाइट 661 इस्लामाबाद की तरफ महवे परवाज़ थी। तैयारा इस्लामाबाद आते हुए हवेलियां के करीब गिरकर तबाह हो गया। सरकारी सराय के मुताबिक इस परवाज़ में 42 मुसाफिर, 1 ग्राउंड इंजीनियर और अमले के 5 अफराद मौजूद थे। इस हादसे में जहाज़ पर मौजूद तमाम 48 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें मारूफ शख्सियत जुनेद जमशेद और विहाड़ी से ताल्लुक़ रखने वाला चित्राल में तैनात बहादुर और मुखलिस ऑफिसर DCO चित्राल उसामा वड़ाइच, उनकी अहलिया और बेटी भी शामिल थे। हमने जिस टाइम शाम के वक्त हम उधर बैठे हुए थे, हमारे सामने जहाज है, इस तरह उसकी पोजीशन दी, फिर इस तरह जाके पहाड़ी पे लगा और नीचे आया। शाम को जब मैंने टेलीफोन किया, मैंने बोला बेटी लेट क्यों, मैंने टेलीफोन किया लेकिन उसने अटेंड नहीं किया, कॉल जा रही थी। और जब त्यारा के टाइम गिरने वाला वही टाइम था, उसने मुझे बोला थैंक यू पाप अबू खुदा। ये हादसा जिस तैयारे को पेश आया वो एक ATR तैयारा था। 2007 में इसकी पहली परवाज़ थी, जबकि 2009 में इसी तैयारे को लाहौर एयरपोर्ट पर उतरते वक्त हादसा पेश आया था, जिससे इसे नुकसान पहुंचा। ताहम मुरम्मत के बाद दोबारा इस्तेमाल होने लगा। जबकि यही फ़्लाइट 15 सितंबर 2014 को स्कर्दू से इस्लामाबाद 60 अफराद के साथ जा रही थी। इसी असना में दूसरा हादसा पेश आया। स्कर्दू से रवानगी के बाद 14,000 फुट की बुलंदी पर तैयारे के बाएं इंजन का एक कंप्रेसर बेकार हो गया और आग लग गई। जहाज़ के अमले ने इंजन को बंद कर दिया और वापस स्कर्दू ही में तैयारे को बाहिफाजत उतार लिया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की परवाज़ 8303 लाहौर अल्लामा इकबाल बैनुल-अक़वामी अड्डे से कराची के लिए रवाना हुई। मुबैना तौर पर दोनों इंजन्स की नाकामी की वजह से तैयारा जिना बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा कराची के करीब रहायशी इलाके पर गिरकर तबाह हो गया। तैयारा हादसे में 2 खुशनसीब अफराद जिंदा बचे हैं, जबकि 97 अफराद जाँ बहक हुए। जिंदा बचाने वालों में एक ज़फ़र मसूद हैं, जो कि बैंक ऑफ पंजाब के CEO हैं। दूसरे सिविल इंजीनियर ज़ुबैर हैं। जहाँ PK 8303 से जुड़ी हुई बहुत सी दर्दनाक बातें हैं, बहुत सा गहरा रंज और सदमा है, बहुत से ऐसे ख़ानदान हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया। वहाँ पर एक
खुशी की चीज़ भी है वो ये कि इसमें 2 सर्वाइवर्स भी थे, वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बख्शी, जो इस क्रैश के दौरान भी बच गए। उनमें एक खुशकिस्मत नौजवान मोहम्मद ज़ुबैर है जिसके घर में इस वक्त हम मौजूद हैं। ज़ुबैर को यही कहेंगे कि ज़ुबैर आप बहुत खुशकिस्मत हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब जहाँ पर सब इस एक कश्मकश में थे कि उनके प्यारे कैसे होंगे, क्या हो रहा होगा। हमने एक ये ख़बर भी सुनी कि एक नौजवान ने छलांग लगाई, वो बच गया और थोड़ी सी चोटों के सिवाय कुछ नहीं हुआ उसके साथ। ज़ुबैर अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर है, लेकिन अभी भी बर्न है, इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा। ट्रीटमेंट घर पे ही हो रहा है? हॉस्पिटल में हो रहा है मेरा। हो रहा है। आप जाते हैं? जी मैं जाता हूँ, एक दिन छोड़ के अल्टरनेट डे में जाता हूँ। फिर ये बताएं कि आप लाहौर में क्या कर रहे थे? मैं लाहौर में नहीं, मैं सियालकोट में मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है पिछले 1 साल से। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर। ज़बरदस्त। तो मेरा महीने 2 महीने बाद चक्कर लगता रहता था। अभी भी ईद हॉलीडेज़ के लिए मैं आ रहा था, तो जब यह हादसा हुआ। तो जिस वक्त एयरपोर्ट पे आपने और लोगों को देखा अपने साथ जो आपके साथ प्लेन में भी थे, मुझे एक चीज़ याद है, मैं जब लाहौर एयरपोर्ट पे जहाज़ के अंदर बैठा हूँ तो मेरे पीछे एक साहब बैठे हुए थे। वो कॉल पे बात कर रहे थे अपनी वालदा से कि मैंने सुबह 5 बजे बाय रोड निकलना था, तो मैं लेट उठाऊँ इसलिए मैंने ये PIA की फ़्लाइट जो है वो चूज़ की है, तो मैं इससे आ रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं 3 बजे तक आपके पास पहुँच जाऊँगा। उनको क्या मालूम था कि वो किसी को भी नहीं पता था। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला उन सबको जो है वो जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बस जब जहाज़ में लोग बैठ गए, बच्चे भी होंगे यकीनी तौर पे, ख़वातीन भी थी, बहुत ज़्यादा थे लोग, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, बुज़ुर्ग भी थे, जवान भी थे, मर्द औरतें सब थी। मुझे तो वो मतलब नहीं भूलता वो जो लम्हा था। वो जहाज़ ने टेक ऑफ किया, नॉर्मल टेक ऑफ था? जब वहाँ से निकला है लाहौर से तो बिल्कुल स्मूथली वहाँ से आया है और हर कुछ सब चीज़ें नॉर्मल थी, कोई अनाउंसमेंट कोई कुछ नहीं थी और जहाज़ भी नॉर्मल चल रहा था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो जब हम जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचने वाले थे तो पायलट ने अनाउंसमेंट किया है कि जी मैं लैंड करने लगा हूँ। जैसे ही उन्होंने लैंडिंग के लिए नीचे रनवे पे लाने का किया है जहाज़ को, तो वो रनवे पे 2-3 दफ़ा हिट हुआ है। अच्छा, लैंड की कोशिश की गई, रनवे पे हिट हुआ है और रनवे पे फिर चला भी है। अच्छा, रनवे पे चला है लेकिन फिर वो रुका नहीं है या क्या हुआ है, उसके बाद पायलट ने उसको दोबारा हवा में उड़ा दिया। यानी दोबारा से टेक ऑफ किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो 10 से 15 मिनट वो ऊपर जो है हवा में उड़ा है जहाज़। उसके बाद दोबारा जो है उस 10-15 मिनट के दरमियान कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। और जहाज़ का जो अमला था वो मुतमईन था? वो मुतमईन थे, जो पायलट खुद थे वो भी मुतमईन थे, वो बिल्कुल रिलैक्स थे। अच्छा। और उन्होंने फिर दोबारा जो है अनाउंसमेंट की है 10-15 मिनट के बाद मैं लैंड करने लगा हूँ। बस वो लैंड जैसे ही उन्होंने लैंडिंग के लिए उतारा है तो अनफॉर्चुनेटली वो क्रैश हो गया। आप चूँकि विंडो सीट पे थे, विंडो सीट से आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि अभी लोकेशन क्या नहीं है? फिर मैंने बाहर तो देखा ही नहीं ना, जब हिट हुआ है फिर तो नहीं देखा, फिर तो मतलब अपनी लग गई ना कि पूरा अंदर आग लग गई है और सारी चीज़ें हो गई, फिर तो बाहर देखने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और आपकी साथ वाली सीट पे कौन? मेरी साथ वाली सीट पे एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, लेकिन जब जहाज़ हिट किया उसके बाद वो मुझे नहीं दिखे। पूरे फ्लोर पे जहाज़ के अंदर आग थी और गर्माइश बहुत ज़्यादा थी, हीट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीट बेल्ट अपना खोला है। मैंने आगे पीछे देखा तो मेरी राइट साइड पे एक रोशनी मुझे नज़र आई है, तो मैंने कोशिश की उस रोशनी की तरफ जाने के लिए, तो वो रोशनी की तरफ जाने में मैं कामयाब हुआ। उसके बाद मैं उस विंग पे आया हूँ, विंग पे थोड़ा सा रन किया है मैंने, रन करके मैंने 10 फीट हाइट के नीचे जंप किया है। उसके बाद मैं बाहर निकला हूँ। जंप करने के बाद मैं बाहर मेन रोड पे आया हूँ। मेन रोड पे आने के बाद मैंने पानी पिया है लोगों से मांग के। तो मुझसे लोगों ने पूछा है कि जी आप यहाँ रिहायशी हैं? मैंने कहा नहीं मैं रिहायशी नहीं हूँ, मैं प्लेन के अंदर था। तो वो सब शॉक्ड हो गए थे पहले तो एकदम से काफ़ी रश लग गया था वहाँ पे, तो फिर थोड़ा सा मैं डाउन होना शुरू हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं होश में था। अच्छा ज़ुबैर, आपसे मिलने के लिए सईद गनी साहब आए थे, नासिर हुसैन साहब आए थे। अब जब आप घर आ गए तो कोई आता है कोई मिलने? जी आते हैं बिल्कुल, जो सईद गनी साहब हैं वो कांटेक्ट में है। ठीक, वो आते हैं, मतलब कांटेक्ट में है, खैरियत वगैरह पूछ रहे हैं, सारी हर चीज़ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हैं। बाकी कल PIA के कुछ लोग भी आए हुए थे, तो जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं PIA के शुएब साहब वो भी आए हुए थे, वो भी मिल के गए हैं। ठीक है, आपके लिए जो ऐलान किया गया था, जी जो अनाउंस किया था वो उन्होंने क्लियर किया है, चेक वो देकर गए हैं 5 लाख का। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में बहुत कामयाबियाँ दे, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। इस वक्त ज़ुबैर के बड़े भाई हमारे साथ मौजूद हैं,
सबसे पहले तो आपके बच्चे ने बहुत हिम्मत हौसला दिखाया, अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दी और एक मौजज़ा ही हुआ, वरना ऐसे सानियात में हम देखते हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाता है ज़िंदगी बच जाना। हम जुमतुल विदा था, हम नमाज़ पढ़ के जब घर पहुँचे हैं तो अमूमन हम जुमे वाले दिन टीवी लगाते नहीं हैं, लेकिन उस दिन बच्चे लगा के बैठे थे और जैसे ही वो प्रोग्राम देखते देखते तो बीच में एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी। जब ब्रेकिंग न्यूज़ आई तो उसमें लिखा आ रहा था कि जी वो जहाज़ क्रैश हो गया। तो जब उन्होंने पूरी वो बताई कि लाहौर से कराची आ रहा था PK 8303, तो फिर मैंने फ़ौरन अपने बेटे मुबशर को बोला, यार मैंने बोला यार वो पता करें उनकी कंपनी से कौन से जहाज़ है, क्योंकि हमें इन्हें कंफर्म तो कर दिया था कि 22 यानी मई को आ रहे हैं और 1 बजे फ़्लाइट है, तो हमें वेट भी था इसका। तो जब उन्होंने पता किया तो उन्होंने बोला कि यही फ़्लाइट थी। तो फिर वो कैफियत मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता कि फिर फ़ौरन हमने वो मॉडल कॉलोनी की तरफ यानी हम लोग गाड़ी निकाल ली और वहाँ उस तरफ यानी जाना शुरू किया। तो उसके बाद फ़ोन आया हमें कि आप जिना आ जाएं। हाँ, तो जब हम जिना पहुँचे और वहाँ इन्हें ट्रीटमेंट दे रहे थे तो फिर हमारी जान में जान आई। भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आपके लिए बहुत सी दुआएं, ज़ुबैर बच्चे आपके लिए भी बहुत सी दुआएं, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी और कामयाबी अता करे। मॉडल कॉलोनी के रिहायशी भी हादसे का शिकार हुए और अवाम का माली नुकसान भी हुआ जो अभी तक हल तलब है। जहाज़ पहले सीधा ऐसे आता है, ये ऐसे नहीं आ रहा था, ये बल्कि ऐसे होकर आ रहा था और उसकी आवाज़ बड़ी अजीब सी थी। तो मैंने घर वालों को नीचे से बुलाया, जब तक मेरे घर वाले ऊपर आए तो उन्होंने आके देखा तो देखते ही सारी वो ऐसे जहाज़ हुआ और नीचे आकर इधर कदमाबाद में गिर गई। धमाका बहुत ज़्यादा था जी, ऐसा था जैसे क़यामत का मंजर हो और बादल धुएँ के इतने ज़्यादा थे कि मतलब साया हो चुका था। यूँ समझे कि 1 सेकंड के फ़र्क से मेरा घर बचा है और जब ये गिरा है तो उस वक्त यूँ लगा कि जैसे मेरे घर की दीवारें इस तरह हिल रही थी। हादसे के बाद फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों मिल गए और तहकीकाती कमेटी के हवाले कर दिए गए। एयरबस की तफ्तीशी टीम कराची पहुंची और इसने PIA तैयारे के हादसे की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल की। तहकीकाती टीम ने जिना एयरपोर्ट के रनवे का मायना किया। उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर और रेडार कंट्रोल स्टेशन का भी दौरा किया। हादसे का शिकार तैयारा एयरबस 2004 में तैयार किया गया था। ये तैयारा 2004 से 2014 के दरमियान चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के ज़रिए इस्तेमाल था। फिर इसे 31 अक्टूबर 2014 को PIA के साथ लीज पर दे दिया गया। इस जहाज़ में मई 2019 में लैंडिंग गियर इंस्टॉल हुए थे। फ़्लाइट 8303 में 99 अफराद सवार थे, जिनमें 91 मुसाफिर और अमले के 8 अफराद शामिल थे। PIA की परवाज़ लाहौर से कराची पहुंची थी कि लैंडिंग के दौरान तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तैयारा कराची पर लैंडिंग के लिए बिल्कुल तैयार था। पायलट ने लैंडिंग का सिग्नल भी दे दिया था, लेकिन तैयारे का लैंडिंग से 1 मिनट कबल कंट्रोल रूम से राबिता मुनक़ता हो गया और मॉडल कॉलोनी की आबादी पर गिरकर तबाह हो गया। बस हर वक्त कहती थी मुझे माफ़ कर दो, खाया पिया माफ़, खाया पिया माफ़, बस यही कहती थी। के सामने पाकिस्तान है, किसकी गलती? कोई अपनी गलती मानेगा? कोई नहीं मानेगा। मेडे पाकिस्तान। इस वक्त टीम अवाम की आवाज़ मौजूद है मॉडल कॉलोनी में। हमने उस जगह पर जाने की कोशिश की जहां पर 8303 गिरा था, लेकिन उस जगह को बंद कर दिया गया है क्योंकि अभी भी जहाज़ का मलबा वहां से नहीं हटाया गया और सिर्फ रिहायशियों को जाने की इजाज़त है, मीडिया पर्सनस को भी जाने नहीं दिया जा रहा। हम कोशिश कर रहे थे कि उस इलाके में चले जाएँ, आपको दिखाएँ वहाँ की बिल्डिंग्स, वहाँ जो घर मुनहदिम हुए हैं, वहाँ के लोगों से बात करा सकें, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया। इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये छोटी सी एक मार्केट है, यहाँ से वहाँ तक कुछ दुकानें हैं।
जब जहाज़ गिरा तो इन लोगों तक इत्तला पहुंची और यहाँ से काफ़ी सब लोग पहुँचे लोगों की मदद करने के लिए। अपनी मदद आपके तहत वहाँ से निकालने की कोशिश की जाती रही। इससे पहले कि कोई भी इमदादी टीम पहुँचती, यहाँ के लोग वहाँ पहुँचे थे, जिनमें से एक मोहम्मद रिजवान हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उन्होंने वहाँ पर क्या देखा, किस तरह लोगों की मदद की। मैं यहाँ पर दुकान पे था अपनी, तो मेरे एक दोस्त आए, उन्होंने बताया कि जहाज़ गिर गया वहाँ पर ना। हम यहाँ से जल्दी जल्दी भागे वहाँ पर और जाके हमने वहाँ पर पतली सी गली है, वहाँ से अंदर गए। अंदर जाके देखा हमने जहाज़ गिरा होता, आग लगी हुई है और तपिश है, लोगों की चीखो पुकार है। एक बस अजीब सा मंजर था, देखने का बस देखा ही नहीं जा रहा था कि, पर हम लोग फिर भी अंदर गए, हौसला किया, अंदर गए और देखा। फिर वो लड़के और भी थे, उन्होंने आवाज़ लगाई, उन्होंने कहा यार यहाँ पर एक बंदा है ना। फिर हमने वो जहाज़ का मलबा गिरा हुआ था वहाँ पर, फिर हमने वो हटाया, उनको खींचा बाहर खींचा, उनको निकाला बाहर। फिर वो उनका एक फ्रैक्चर हुआ था हाथ में ना, तो उन्होंने आवाज़ भी दी कि मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ है या हाथ छोड़ दूँ। तो बाकी जो आपने देखा, जो लोग जहाज़ में थे या मलबे तले, वो तो उस वक्त इस हालत में नहीं थे। बस एक थोड़ी सी चीखें पुकार हमें सुनाई दी, जब तक हम वहाँ पर थे तब तक चीखों पुकार हमें सुनाई दी। उसके बाद फिर हम जब बाहर आ गया तो उसके बाद तो सब कुछ जल गया, कुछ नहीं बचा वहाँ पर ना। ठीक है, रिजवान साहब हैं, इनके अलावा और भी लोग थे जो वहाँ पर पहुँचे। लेकिन ये देखें, इस कॉलोनी में हम मौजूद हैं। ये कॉलोनी बहुत करीब है एयरपोर्ट से, इतने करीब किसी रिहायशी इलाके को नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल जो कवानीन व ज़वाबित हैं उनके मुताबिक यहाँ पर हम आपको दिखाएं, 3 मंजिला से ज़्यादा ऊंची इमारतें भी हैं, आपको तारें बिजली की दिखाई दे रही हैं। कचरा, जैसा कि हमारे कराची शहर का एक बहुत बड़ा मसला बन गया, जिससे चील कवर भी बहुत ज़्यादा फ़ज़ा में होते हैं। तो जहाज़ जब लैंड करने के करीब होता है तो बहुत ज़मीन से करीब आने लगता है, तो ये सब उनके लिए ख़तरे का बायस भी बन जाता है। इस वक्त हम निशात बेगम के घर पे मौजूद हैं, जो PIS आने में जाँ बहक हो गई। उनके घर वाले दुख में मुब्तला हैं और ऐसे और भी बहुत से ख़ानदान हैं जो दुख में मुब्तला हैं। तो निशात बेगम के घर पे मौजूद हैं हम, उनके घर वाले गम का शिकार हैं। उनकी बहन हमारे साथ मौजूद हैं, छोटी बहन है, और बता रही हैं कि ख़ुद उन्हें छोड़ के आई थी। वो लाहौर गई थी लॉकडाउन के बाद, वापस आ रही थी कराची, बहुत खुश थी कि मैं अपने पोते पोतियों से मिलूंगी, अपने घर में वापस आ जाऊंगी। अपने बच्चों के दरमियान क्या ख़बर थी कि वो खालिक हकीकी से जा मिलेंगी। तो सबसे पहले इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बाजी थी, मैं इनको छोड़ के आई थी, कहने की मैंने कहा साथ चलो, कहने की मैं थोड़े दिनों में आ जाऊँगी। उसके बाद मैं तो आ गई, वो वहाँ पर रुक गई। रुकने के बाद पता चला कि मैं टर्न हो गया, उन्हों के पास रहेगी, अपनी बेटियों के पास 3 माह हो गया तो उनके पास रुकी हुई थी। अब आने के लिए एकदम तैयारी करी, हम घर में बैठे थे, जहाज़ में आ रही, मालूम चला कि जहाज़ में हम भी बहुत खुश हैं। मेरी बेटी चली गई थी सुबह सुबह रोज़ा रख के उनको लेने के लिए। मैं खुद इतनी बीमार थी, टीवी देखते देखते पड़ोसियों ने आके कहा जहाज़ का रश हो गया। इतने में मैं एकदम रोती पीटती, मैंने पता ही नहीं था इनके पास आई, ये तो थी नहीं। इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकती। हमारा हुकूमत ने कोई मदद नहीं की, खाली एडवर्टाइज कर दिए, ये देंगे वो देंगे, किसी ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ PIA के अलावा। हम गरीब लोग, इतने पैसे वाले ने, किराए का घर है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। आपकी बड़ी बहन आप बता रही हैं जी, साथ में लाहौर गए थे? जी, लाहौर नहीं, सियालकोट गई थी। अच्छा, सियाल, तो आप कुछ दिन वहाँ रही? मैं भी 1 हफ्ता रुकी थी, मेरी बहू के यहाँ बच्चा होने वाला था, मैं आ गई थी। और वो उधर रुक गई थी, कहने की मैं आ जाऊँगी थोड़े दिन में। और फिर लॉकडाउन हो गया? लॉकडाउन हो गया, इस वजह से वहाँ पर रुक गई थी। वापस कितने अरसे बाद आ रही थी? 3 माह के अंदर आ रही थी। 3 माह तकरीबन। तो आपको तो बड़ा शिद्दत से इंतज़ार होगा? बहुत इंतज़ार था। मैं सोई हुई थी रात को शहरी में, मेरी बहू कहने की अम्मी आपकी तबीयत सही नहीं थी, आपको हमने उठाया नहीं, आंटी जहाज़ में आ रही। मैंने कहा बाप जहाज़ में आ रही, मेरे को नहीं बताया, वरना मैं भी साथ आती। कहने की उसको नहीं बता, चल सोने दे उसे। बहू से बात करी, मेरी बेटियों से, सबसे बात करी। घर वाले इंतज़ार कर रहे थे, हर वक्त कहती थी मुझे माफ़ कर दो, खाया पिया माफ, खाया पिया माफ, बस यही कहती थी। उनकी बहू से बात करते हैं, जो जिनकी खाला भी थी और सास भी थी। वो बताती हैं कि मैं तो एयरपोर्ट पर मौजूद थी, लेने के लिए गई थी। मैं एयरपोर्ट गई थी इनको लेने के, खुशी खुशी 11 बजे
2 बजे की फ़्लाइट थी, 11 बजे यहाँ से निकल गई थी। मैं कार में वेट कर रही थी, जब जैसे देखे 2 बज रहे हैं तो मैं एयरपोर्ट के अंदर चली गई। तो उस वक्त भी बताया नहीं उन्होंने कि ये हादसा हो गया। तो एक लेडीज़ रो रही थी, मैंने उनसे कहा कि आपको क्या हुआ ना, तो बोली एक जहाज़ वहाँ से आ रहा था लाहौर से, वो क्रैश हो गया। मैं उधर ही हाथ पाँव मेरे ठंडे हो गए। मैं और मेरे हस्बैंड परेशान हो के, साथ में उनका एक पोता था जिसके लिए वो खुशी से आ रही थी, वो तो उधर ही बेहोश हो गया था। वो ऐसा बेहोश हुआ, मैं बोली मैं अपने को संभालूँ, उस बच्चे को संभालूँ, मैं अपने हस्बैंड को संभालूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रोना पिटना लगा हुआ था। मैं इतनी परेशान हो गई थी, रोते रोते मैं अपने अम्मी वालों को किसी को फ़ोन करने के भी लायक, मैं किसका नंबर मिलाऊँ किसका नहीं मिलाऊँ, बहुत रोना पिटना लग गया था। पूरे वहाँ के जितने भी पब्लिक थी हरा उड़ू हो रही थी। जीना हॉस्पिटल जाए, जीना हॉस्पिटल किधर किधर ढूंढे हम, आप बताएं तो सही। जीना हॉस्पिटल में गए, एक एक एम्बुलेंस को पकड़ के हस्बैंड और मैं पागल हो रहे थे। इनके कज़न वगैरह सब जैसी न्यूज़ देखते गए और आते गए। आपके साथ ही रहती थी? साथ ही थी हमारे, माशाल्लाह शादी को 23 साल हो गए, मेरे साथ ही थी। यही कमरा था इनका, मैं संभालती थी हर चीज़, में मेरे साथ ही थी, आना जाना जो कुछ था। मैं खुद बोली कि आंटी आप जाओ, ये 15 दिन के लिए जाओ, ज़रा घूम फिर कर आओ, ज़रा माइंड आपका फ्रेश हो जाएगा। आप बीमार भी थी बीच में ना, तो मैंने आप चले जाएं, आप तो इंशाल्लाह मेरा हो सकेगा तो हम भी आ जाएंगे, आपके पास छुट्टियाँ हैं भी वैसे भी बच्चों की स्कूलों की। तो बोली ठीक है। बस वो करते करते वो 15 दिन भी ऐसे निकले थे। फ़ोन करती थी, बेचारी परेशान होती थी, बच्चे कैसे सब कैसे, बेटा फिक्र नहीं कर, इंशाल्लाह मैं आ जाऊँगी। मैंने ठीक है आंटी, आपके बगैर मज़ा भी नहीं आ रहा है हम लोगों को। अभी भी आप देख लें घर सुना सुना लग रहा है। अम्मी आज ही, अम्मी कल चली जाएंगी अपने घर। तो हम ये फैमिली हमारी छोटी सी, बस बहुत याद कर रहे हैं, इतना मिस कर रहे हैं। आप यकीन करें, हर वक्त मोबाइल में उनकी तस्वीरें मैं देखती हूँ, वही सीन देखती हूँ, वो कैसे बैठी होगी, कैसे गिरी होगी, किस तरीके से हुआ होगा। मेरी तो रूह कांपती। मैंने बोली, वो ज़रा से चक्कर आती थी कि गिर जाती थी तो बोलती शेनी बेटा ज़रा यहाँ बाम तो लगा दे, सूजन हो गई है। मैंने उनकी बॉडी देखी, मेरी हिम्मत थी जो मैंने हालत बुरी हो गई थी देखकर, और मैं भूल ही नहीं पाती वो सीन, वो चीज़, वो हर चीज़। उठते बेटा मियाँ बीवी बच्चे यही बातें करते। दादी का इंतज़ार कर रही थी? बहुत इंतज़ार था, हम लोग पूरी रात सोए भी नहीं थे कि दादी आ रही है, दादी आ रही। बहुत खुशी थी। और लास्ट टाइम हमारी बात भी हुई थी सेरी में, बोल रही थी मैंने, दादी आप आओगे, हम दोनों बैठ के आराम से बातें करेंगे। दादी मेरे साथ सोती थी और बहुत याद आ रही, बड़े दिनों में बहुत याद आएंगी हमें, और बस बहुत याद आ रही है हमें उनकी। और छोटा वाला भाई तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था। मैं तो ऊपर थी छत पे, मुझे जैसे इन्फॉर्मेशन मिली तो मैंने टीवी ऑन किया और मेरे तो हाथ उसी वक्त कांप रहे थे बहुत। मैंने कुरान शरीफ खोला, उसी वक्त मैंने दुआ मांगी, अल्लाह ताला मेरी दादी को बचा देना। मगर सबने बोला नहीं, आपकी दादी फोत हो गई है। निशात बेगम के बेटे हमारे साथ हैं, उनमें भी कोई हिम्मत नहीं है कि वो कोई बात करें, कहें। एक बच्चा जिसको माँ पैदा करे, पाल पोस के बड़ा करे, उसकी शादी करे, उसकी खुशियाँ देखे, भरे पूरे घर में रहते हुए, और बुज़ुर्गों का साया ही बहुत बड़ी बात होती है। तो इस वक्त बिल्कुल ख़ानदान टूट के बिखर चुका है। आप भी एयरपोर्ट पर ही थे साथ? एयरपोर्ट पे थे हम लोग, बेटे तो खुशी खुशी की वालदा आ रही है। 3 महीने बाद दिल में खुशी और अरमान होंगे। आलम होता है। उन्होंने रोज़े वगैरह सब वहीं रखे। मेरे बहनें आप खुश नसीब है जो इतना इन्होंने रमज़ान में इन्होंने वहाँ गुजारा, नहीं तो हमेशा हमारे साथ होती हैं। मगर क्या पता कि रोज़ा उनका वहाँ खुलेगा, किसको क्या पता था। रोज़े से थी? रोज़े से माशाल्लाह, रोज़े कभी नहीं छोड़ा उन्होंने। उस वक्त भी रोज़े में थी और ऊपर जाके रोज़ा खोला उन्होंने, शहीद हो गई। उनको भी बड़ी ख्वाहिश हो रही होगी कि मैं अपने घर वापस जाऊँ, अपने बच्चों के पास। बहुत खुश थी, आप यकीन नहीं करें, बहुत खुश थी वो। तो फिर जब आपको ये खबर मिल गई और आप जैसे बता रहे हैं भाग दौड़ कर रहे थे, कभी जिना जा रहे, पता नहीं था, हाथ पाँव छोड़ दिए थे, साथ छोड़ दिए थे, क्या क्या करें क्या ना करें। मेरे भाई है, 3 बहनें मेरी, सब वहाँ से दौड़ते हुए आ गए। 2 हैदराबाद में है, वो लोग भी बेचारे आए। सब पागलों की तरह हम लोग बस ढूंढ रहे थे। एक तो इतनी जली हुई लाशें थी, सब ने बोला ढूंढो, मगर हमारी तो माँ है, हमको भी ढूंढना पड़ेगा। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का पहली हमारे हमने देखा, बस पहले उसमें हमने पहचान लिया कि हमारी वालिदा, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ उनको। हाँ अल्लाह का शुक्र है, सिर्फ कमर पे थोड़ा जलन आई, और वो जो सजदे की हालत में थी तो पीछे पूरा बैग उनका थोड़ा जल गया था और घुटने में चोट आई। हालांकि एक तकलीफ वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।
पेंशन तक बेचारी की 3 महीने की पेंशन पड़ी हुई है अंदर, वो भी नहीं ली। हाँ, बोली मैं आऊँगी, अच्छा, फिर पेंशन निकालूंगी, तो फिर इनको बच्चों को खरीदारी वगैरह करवाऊंगी। केएमसी की मुलाजिम थी वो बेचारी। कोई आया आपके पास ऐलानात तो हुए? नहीं, कोई भी नहीं, सिर्फ ऐलानात तो आपको पता है हर कोई अपना फोटो सेशन बनाते हैं, बाकी कोई आया नहीं सिवाय PIA वालों के। उन्होंने अपना जो फर्ज था उन्होंने इंश्योरेंस के जो भी है 10 लाख रुपए उन्होंने फौरन दिया, कोई वो नहीं। बाकी जिन्होंने सबने ऐलानात किए हम ये करेंगे वो करेंगे, अभी देखिए ये मीडियम तबका हम लो क्वालिटी के लोग हैं, बिल्कुल क्या है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, किराए का घर है, तो यहाँ कौन आएगा। अभी तहकीकात हो रही हैं, आगे जाके पता नहीं क्या रुख इख्तियार करें। आपको क्या लगता है कि किसकी गलती और कोताही की वजह से ये सानिया हुआ है? आपके सामने पाकिस्तान है, किसकी गलती? कोई अपनी गलती मानेगा? कोई नहीं मानेगा, कोई भी नहीं मानेगा। पाकिस्तान नहीं है, सब चलता है। हम इस ख़ानदान के गम में बराबर के शरीक हैं और तमाम ख़ानदान जो इस साने के नतीजे में अपने प्यारों को खो चुके हैं, उनसे हम अपने दुख का इजहार करते हैं, उनसे ताज़ियत करते हैं। लेकिन बात सिर्फ ये है कि हम कब तक दुख का इजहार करते रहेंगे, कब तक तहकीकात हमारे सामने नहीं आएंगी, कब तक हम सिर्फ ये कहते रहेंगे कि कप्तान की जिम्मेदारी है, कब तक हुकूमत और अरबाब इख्तियार सिर्फ ऐलान करते रहेंगे और अमली तौर पर इमदाद के लिए कुछ नहीं करेंगे। कैसी अच्छी दोस्ती थी नाहिदा से? जी, मैं इत्काफ में बैठी थी, मेरी खातरी करती थी अभी इस रमज़ान में। एयरबस वालों का क्लेम ये आ गया कि हमारा जहाज़ बिल्कुल ठीक था, इस क्लेम को कैसे देखा जाए? मैं दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी हूँ। ये तो आपका क्लेम है। PK 8303 जिन घरों की छतों पर गिरा, उसमें भी बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। एक ऐसी बच्ची जो कि उस घर में काम करती थी, वो वहाँ पर जाँ बहक हुई, उसे अस्पताल लेके जाया गया, लेकिन उससे पहले ही वो दम तोड़ चुकी थी। उसके अलावा उसके साथ काम करने वाली 2 और बच्चियाँ भी थीं जो ज़ख्मी हुई और इस वक्त वो बर्न्स वार्ड में मौजूद हैं, सिविल अस्पताल में। तो इनके घर पे अभी लोग मौजूद हैं, अफसोस के लिए भी आ रहे हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उस दिन क्या इनकी वालिदा इनके साथ मौजूद थी या नहीं। नूर बानो जो बच्ची की वालिदा हैं, उनसे हम बात करते हैं। उस दिन साथ ही मौजूद थी, उन्होंने बताया। आप जिस दिन ये हादसा हुआ तैयारे का, आप अपनी बेटी के साथ ही थी? क्या देखा था आपने? पेशाब पे किया मुख्तार। मैं वॉशरूम में थी, आवाज सुनकर बाहर निकल आई तो मेरी बेटी जल रही थी। उसके ऊपर जहाज का मलबा गिरा था। उसकी कजन उसके साथ ही बैठी थी, वो भागकर अंदर की तरफ चली गई। मेरी बेटी जल रही थी। मैंने उसे निकालने की कोशिश की मगर आग बहुत ज्यादा थी, मैं उसे नहीं निकाल सकी और वो जल गई। अच्छा, मुझे ये बताओ कि नाहिदा आपकी बहन थी? जी बहन। और जो 2 कजन्स थी उनके क्या नाम थे? एक मायरा थी, वो मेरी पुप्पो की बेटी थी, वो अजीज़ा मेरी मामी है। अच्छा, अजीज़ा मामी है और मायरा पुप्पो की बेटी है। अभी वो अस्पताल में है? जी। ज़्यादा जख्म आए? जी, अजीज़ा के दोनों हाथ और दोनों टांगे और पीठ वो जले वो। अच्छा, आप भी वहीं थी उस दिन, साथ थी आप? हाँ जी। आपका क्या नाम है? सुबिया। सोबिया, आपने क्या देखा था? जहाज़ गिरने से पहले कोई आवाज़ आई थी, कुछ देखा आपने? हाँ, मैं बहुत आवाज़ आई थी, बहुत डर लगा। ये बाहर चारपाई पे बैठी हुई थी तीनों, मैं भी उनके साथ ही बैठी हुई थी। अच्छा। फिर मैंने कहा आप लोग काम करो, नहीं यहाँ पे चारपाई पे बैठो, मैं बाजी से पूछ के आ रहा हूँ, फिर चलते हैं। मैं अंदर घर में गई, कमरे में गई, ऊपर से जहाज़ गिरा। आपने फिर अपनी आंखों से देखा? तो उस वक्त तक इनके ऊपर जहाज़ गिर चुका था? हाँ, नहीं, जहाज़ पूरा तो मतलब गली थी ना, उसके अंदर गिरा था, पर आधा पर आया था घर में। अच्छा, वो पर का हिस्सा जो है वो इन तीनों के ऊपर? इनको पेट्रोल लगा, फिर आग जल गई इनों में। तो किसने निकाला फिर वो मायरा और अजीज़ा आई थी, वो खुद आ गई अंदर। फिर उनको मैंने बिठाया अंदर, पानी वानी पिलाया। नाहिदा पता नहीं बाहर जल रही थी, चारपाई के साथ ही जल रही थी। चारपाई का लोहा मतलब वो बहुत होकर नाहिदा में चिपक गया। नाहिदा लाई बरी ची अम्मा ची कट भाई माँ कट भाई। अम्मी को मतलब चीख रही थी कि आकर मुझे निकाले आग से।
तो अम्मी जाती है तो दोनों की ज़िंदगी जाती है, अम्मी बचाती है उसको। तो फिर भी अम्मी ने उसको हाथों से पकड़ा है, उसकी जो खिलें थी वो थी ना, वो उसके पाँव के नीचे आ रही थी, पीछे उसकी। शायदा कितने बहन भाई हो आप? 4 बहनें 2 भाई है। और नाहिदा के जाने के बाद? 3 बहनें 2 भाई है। कैसी अच्छी दोस्ती थी नाहिदा से? जी, मैं एतकाफ में बैठी थी, मेरी खातरी करती थी अभी इस रमज़ान में। Pakistan 8303 would like to copy it, sir. We are now trying to maintain. We will proceeding that, sir. We have lost engines. इस वक्त हम पालपा के ऑफिस में मौजूद हैं। हमारे साथ कैप्टन इमरान नारेजो जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पालपा के, वो मौजूद हैं। इस सानहे के ऊपर हम टेक्निकल चीज़ों की नॉलेज लेने के लिए इनके पास आए हैं और अपने सवालात जो हैं इनके सामने रखेंगे। इमरान साहब, हम देख ही रहे हैं कि 10 साल में हम 4 हादसों का शिकार हो गए। ये हमारे पैसेंजर एयर बसेस थी जो हादसे का शिकार हुई, सैकड़ों लोगों की जानें चली गई। लेकिन हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में कुछ सामने नहीं आता, सारा मलबा कैप्टन के ऊपर डाल दिया जाता है। क्या वजूहात है इसकी? देखें, जब आप कोई प्रोसेस ही सही स्टार्ट नहीं करेंगे तो उसका आउटकम भी ज़ीरो ही आएगा। आपने कहा कि 4 हादसा पिछले 10 साल में, बिल्कुल आपने सही फरमाया। और अगर इस हादसे के बाद जो 8303 का वाक़या हुआ, उसके बाद जिस तरह से लोगों में अवेयरनेस आई है और जिस तरह से लोग परेशान हैं कि एविएशन इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, तो ये लम्हा फ़िक्र है हमारे बारे में, हम सब के अपने बारे में, कि क्या एविएशन इंडस्ट्री सही चल रही है या सेफ़ है फ्लाई करने के लिए। तो हम पहले दिन से जिस तरह से हमने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसका जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस होता है उसको अगर आप सही तरीके से इनिशिएट करेंगे तो आपको उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। हम ये जो इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन हम किसी ब्लेम गेम के लिए नहीं करते। जो इंटरनेशनल प्रैक्टिस है उसमें हम वजह मालूम करते हैं ताकि अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। क्योंकि ये जो आपका एक्सीडेंट हुआ है 8303 का, अगर कोई लोग ये समझते हैं कि ये एक्सीडेंट सिर्फ पाकिस्तान की ही लिए है, नो, आई एम सॉरी। ये इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पूरी दुनिया पड़ेगी। हर दुनिया के एयरलाइन के लोग इस इन्वेस्टिगेशन से सबक हासिल करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। अच्छा इमरान साहब, बोर्ड की ज़रा हम बात बाद में करते हैं, हम अभी 8303 की बात कर लेते हैं। खुशकिस्मती से हमारे पास 2 सर्वाइवर्स भी हैं जिन्होंने हमें हालात भी बताए कि उन्होंने क्या महसूस किया, क्या हुआ। उन्होंने कहा कि जहाज़ एकदम से नीचे जा रहा था, 2 दफ़ा ऐसे लगा नीचे टकराया, उसके बाद दोबारा से टेक ऑफ़ किया और फिर एकदम से जहाज़ नीचे गिर गया। क्या हुआ होगा? देखिए जी, इनिशियली जो मैंने रेडियो कम्युनिकेशन जो आप सब ने भी सुनी होगी, मैं क्योंकि इनिशियल ये बात मैं सिर्फ सुनाई कर रहा हूँ, जो इनिशियल रेडियो कम्युनिकेशन बिटवीन द पायलट और दो ATC कंट्रोलर था, पहली जो उस कम्युनिकेशन थी उसमें ये बताया गया कि आपको एक हाइट और डिस्टेंस के बारे में उसने उनको बताया कि आप हाई आ रहे, आपकी ये स्पीड है या ये डिस्टेंस है। उसके बाद पायलट साहब फरमाते हैं कि जी मैं इसको इस्टेब्लिश हो गया हूँ, मैं लैंड कर सकता हूँ। उसके बाद जो एक एज अ पायलट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो मेरा एक अपना तज़िया है कि वो जब आए नीचे उतरे, उसके बाद उन्होंने लैंडिंग को रिजेक्ट किया और वापस गो राउंड किया। और उसके बाद जो सेकंड RT हमने सुनी रेडियो कम्युनिकेशन बिटवीन द पायलट एंड द कंट्रोलर, कि उन्होंने पहले ये कहा कि आर यू कमिंग फॉर अ बैली लैंडिंग। बैली लैंडिंग जो होती है वो ये होती है कि आपके गियर के बगैर लैंडिंग करने आ रहे हैं, एक उन्होंने ये कहा। उसके बाद पायलट ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके बाद पायलट ने कहा कि मेरे दोनों इंजन चले गए हैं और मेडे की इमरजेंसी कॉल को डिक्लेयर किया। मेडे का क्या मतलब होता है? एक आम इंसान। मेडे का मतलब होता है कि आई एम इन अ सीवियर इमरजेंसी। ये कॉल बहुत ही सीवियर इमरजेंसी के तौर पे एक पायलट के लिए होती है। उस जब वो ये कॉल करते हैं तो सारी जो एजेंसीज़ होती हैं और सारी जो सर्विसेज होती हैं वो सिर्फ उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाती हैं, बाकी ट्रैफिक को वहाँ से हटा दिया जाता है। इमरान साहब, जहाज़ का इंजन बहुत मजबूत होता है क्योंकि उसने इतनी हाइट पे इतने एयर प्रेशर के अंदर फ्लाई करना होता है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि एकदम से वो टकराया और दोनों इंजन फेल हो गए। देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि दोनों इंजन इंटरकनेक्टेड नहीं होते, और अगर इतने इम्पैक्ट से टकराया होता तो फिर उस जहाज़ को वहाँ उठना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो एक मास है, ज़मीन से टकराता है। तो ये लकली अगर वो उठे भी तो ये बहुत बड़ी अनहोनी है या एक बहुत बड़ी बैड लक है कि दोनों इंजन एट अ टाइम चले गए। सजाद साहब की बात करते हैं जो कि इस हादसे में शहीद हो गए, बड़े काम नज़र आ रहे थे। उन्होंने आखिरी जो मेडे की कॉल दी, अब बता सकते हैं कितने साल से मुंसलिक थे इस काम से? कैप्टन सजाद गुल मरहूम जो थे, तकरीबन 25 ईयर्स ऑफ सर्विस थी उनकी, और 17,000 जो हमने उनका रिकॉर्ड चेक किया है, अप्रॉक्सीमेटली 17,000 फ्लाइंग आवर्स थे उनके।
और इस इक्विपमेंट के ऊपर जिस पे वो A320 के कैप्टन थे, अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने 4000 आवर्स एज अ कमांडर उड़ाए थे और ये उनकी कंटिन्यूसली मेरे ख्याल है 5th या 6th फ्लाइट थी और वो 4-5 दिन से कंटिन्यूसली फ्लाई कर रहे थे और मेरे ख्याल है 2nd या 3rd फ्लाइट थी उनकी लाहौर कराची की, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कोरोना हमारे कुछ पैटर्न चेंज हुए थे तो ये फ़्लाइट लाहौर से जनरेट लाहौर के हो रही थी कराची के लिए और वहीं का क्रू कर रहा था। तो एज़ फार एज़ आई नो अबाउट हिज एक्सपीरियंस तो माशाल्लाह वेल एक्सपीरियंस पायलट, लेकिन क्या हुआ और कैसे हुआ ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एयरबस वालों का क्लेम ये आ गया कि हमारा जहाज़ बिल्कुल ठीक था, इस क्लेम को कैसे देखा जाए? मैं दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी हूँ। ये तो आपका क्लेम है, इसको इन्वेस्टिगेट होना ज़रूरी है ना। तो फिर बस मैंने आपसे बोल दिया ना कि मैं देखें एयरबस के जहाज़ बेहतरीन जहाज़ है, लेकिन अब मेरा फिर वही सवाल आता है कि उनके साथ किसने जाके इन्वेस्टिगेशन की। आई एम सॉरी, हमारी पूरी जो एक पायलट कम्युनिटी है वो एक चीज़ को, एक प्रोसीजर्स को देख रही है कि नहीं अडॉप्ट किया गया। मैंने जैसे आपसे बोल दिया कि मैं दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी हूँ, आपने कहा कि ये तो आपका क्लेम है। ये तो एक मज़े का खेजी बात हो गई। मैं तो इस बात पे हंस सकूंगी। इसी तरह से ये कह सकता हूँ कि कोई भी आदमी अपने आप को सर्टिफाइड कर देता है। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल में हमें टेक्निकल बातें भी बताई और जो सवालात हमारे जहन में थे उनके जवाबात हमें मिल गए। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं अब्दुल्ला हफीज़ साहब। उनसे हम एयरबस 302-8303 के मुतालिक बात करेंगे और जानेंगे कि अभी तक क्या कोई फाइंडिंग्स आ सकी हैं और मेंटेनेंस कैसी है जहाज़ों की। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, अब तक जो कमेटी बनाई गई थी उसकी कोई तहकीकात सामने आ सकी हैं? देखिए, जैसे आपको पता है कि इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट कमेटी जो है एक्शन इन्वेस्टिगेशन बोर्ड वो उसके ऊपर काम कर रहा है और वो मुकम्मल तौर पे गैर जानिबदारी से काम अपनी जगह की तरफ अपना तहकीकात का काम कंप्लीट करें, जिससे ना तहकीकात कोई अमल दखल है ना सिविल एविएशन का कोई अमल दखल है और वो डायरेक्टली हुकूमत पाकिस्तान को रिपोर्ट करेंगे। उनकी जो टीमें हैं वो जाए हाथ पर मौजूद रहती हैं। अभी मलबा उठाया जब गया तो उसके अंदर भी उनकी टीमें थी और अभी भी वो उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट मुरतब करने के लिए शवाहिदात सारे के सारे इकट्ठे कर लें। आज मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस कमिट किया है कि 22 जून को वो रिपोर्ट पब्लिक कर देंगे, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट उसकी जो, तो सबके साथ हमें भी उसी रिपोर्ट का इंतज़ार है। ठीक है अब्दुल्ला साहब, चलें फिर हम रिपोर्ट के आने का इंतज़ार करते हैं। मुझे ये बताइए, तैयारों की मेंटेनेंस के हवाले से हम बात कर लेते हैं। अभी लॉकडाउन की सिचुएशन थी, कोई भी ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, फ़िज़ाई ऑपरेशन भी बंद थे। जब दोबारा से आगाज़ किया गया डोमेस्टिक फ़्लाइट्स का, तो क्या कोई ऐसा आपने असूल बनाया था कि पहले तैयारों को उड़ा के एक दफ़ा चेक कर लिया जाए कि वो उड़ान भरने के काबिल हैं या नहीं और उसके बाद डोमेस्टिक फ़्लाइट्स शुरू की जाएं, या डायरेक्ट फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था? यहाँ पे मैं दो छोटे छोटे जो मिसकंसेप्शन है उसकी मैं थोड़ी सी क्लैरिटी आपको देना चाहता हूँ। नंबर 1, जिससे आपने बात की कि क्या करें, चेक करते हैं या नहीं करते। अगर किसी इंजन के एयरफ्रेम के ऊपर या अगर उसके इंजन के ऊपर काम हो या अगर उसका चेक सी हो तो उसकी टेस्ट फ्लाइट्स होती हैं और टेस्ट फ्लाइट्स के बाद उनको रेगुलेटर करके सर्टिफाई करता है और उसके बाद वो जहाज फ्लाइट ऑपरेशंस में डाले जाते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन जो एक अफवाह की सूरत में गर्दिश कर रही थी वो ये थी कि जहाज ये चूँकि बहुत अरसे से खड़ा हुआ था, इसमें से वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहा था, जिसकी बायस ये हादसे का सबब बना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जहाज पिछले 1 महीने से लगातार फ्लाई कर रहा था और इसने बहुत सारी इंटरनेशनल सौकियाँ भी की हैं। और एक और मैं आपको बात बताऊँ कि इस जहाज की एक फॉरेन इंस्पेक्शन भी हुई थी जो सरप्राइज इंस्पेक्शन होती है गल्फ के एक एयरपोर्ट के ऊपर। तो जहाज की फिटनेस से मुतालिक जितने खदशात हैं या जहाज की मेंटेनेंस से मुतालिक जितने खदशात हैं वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, इसलिए क्योंकि उनकी तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर मेंटेनेंस हुई। जो उनके चेक्स उनके ऊपर परफॉर्म होने थे वो टाइमली हुए और उसका हर चीज़ का मुकम्मल लॉग हमारे पास है। ये बताइए कि 2 इंजन थे इस एयरबस में, 2 इंजन में से अगर एक इंजन समहाउ ख़राब भी हो जाता है तो एक इंजन के साथ कम उड़ान भर के तैयारा मंजिल मकसूद पर पहुंच सकता है। ऐसा क्या हुआ कि दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए और कैप्टन की तरफ से मेडे की कॉल दे दी गई? 2 इंजन इस जहाज के थे, अगर उनमें से एक इंजन फेल होता दूसरे इंजन के बलबूते के ऊपर जहाज आराम से जमीन पे आ सकता था। ये बहुत ही एक रेयर फिनोमेना है कि जिसके अंदर जहाज के दोनों इंजन इकट्ठे फेल हो गए।
इसका अब ऑब्वियसली जब तहकीकाती रिपोर्ट अपने शवाहिदात इकट्ठे करके जब वो रिपोर्ट मरतब करेगी तो आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि दोनों इंजन क्यों फेल हुए। लेकिन करीबन क्या बात ये है कि शायद क्योंकि दोनों जहाज के इंजन जमीन की तरफ लगे थे और हाई इम्पैक्ट लगे थे, जिसकी वजह से इंजन ने काम करना छोड़ा। लेकिन यहाँ पे भी आप देखिए कि जहाज दोबारा टेक ऑफ करने के बाद भी 10-11 मिनट फ्लाई करता रहा फुल पावर के साथ, और ये ग्रेजुअली पहले एक इंजन फेल हुआ, उसके बाद दूसरा इंजन फेल हुआ। ठीक है अब्दुल्ला साहब, जो भी पैसेंजर्स उसमें मौजूद थे उनकी ज़िंदगियों को तो वापस नहीं ला जा सकता, ना ही उनके ख़ानदानों के दुखों का मदावा किया जा सकता है, लेकिन इंश्योर्ड होते हैं सारे पैसेंजर्स, जहाज़ इंश्योर्ड होता है, तो कंपनसेशन का क्या सिलसिला है? ये चूँकि इंश्योरेंस उस जहाज़ की होती है तो इंश्योरेंस के जो पैसे हैं वो उनके खानदान मुंतकिल किए जाते हैं। PIA की हर पैसेंजर की इंश्योरेंस 60 लाख की, इनफैक्ट 55 लाख की होती है, जिसमें 5 लाख जो है वो बैरियल चार्जेस की मद में PIA खुद अदा करता है, और जो 50 लाख है वो इंश्योरेंस कंपनी अदा करती है। इस सूरत हाल के अंदर CEO ने 5 लाख को बढ़ा के 10 लाख कर दिया था, तो 10-10 लाख पर पैसेंजर तकसीम के जुमले में एज बैरियल चार्जेस हर फैमिली को अदा कर दिए गए। अब्दुल्ला हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हमारा तहकीकाती कमेटी से इस वक्त कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए उससे मुतल्लिक़ सवालात के वो जवाबात नहीं दे पा रहे, यानी कि अब हमें कमेटी की रिपोर्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। कमेटी की रिपोर्ट अगर आ जाती है तो बहुत अच्छा है, वरना शायद वो भी उसी रद्दी की टोकरी में चली जाए जिसमें इससे पहली रिपोर्ट्स गई थी।